Yeah, so basically we'll start with space exploration today, and Varun Singh is not with us at this time, but me and Sunny will guide you through this topic. Okay, so yeah, so first of all, this is a small quote by Milton W. Rosen. It will show you the spirit of rocketry. Basically, you see, it looks very easy on paper when you do it on paper, where valves never froze, gyros never drifted, and rocket motors did not blow up in your face. So basically this gives you an idea that actually doing mechanics of rocketry and plumbing all of the things is far more different than actually learning about it, but still we'll go ahead with learning this, and practical stuff would be done at the campus with the club. So basically I'll start with the basics, that why rockets are necessary, and why do we need rockets. So see, it's a very it will be a very interactive session, and I'll ask you a question, and you should answer the questions. Okay. You can think, you can propose answers, and you can also answer in any language, like you can answer in English or Hindi, both. So basically the main thing is actually, what is a rocket? This is the first question. So what do you think? This is the most fundamental question that one might ask before beginning to discuss this subject. That actually, what is a rocket? Because you know that it was not a natural idea. Humans didn't knew about rockets at a very early time, but we discovered these things, and now we use them. Now we always use them. So, can anybody give an idea about what do you think a rocket is? Why it is used? रॉकेट मतलब इनिशियली तो वॉर में यूज हुआ था। इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग मूव करेंगे, लेकिन फिर वॉर में यूज हुआ, फिर उसको स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज करने लगे। और बेसिकली एक सिलेंड्रिकल या एरोडायनेमिक शेप्ड एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोपेल होता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब एक प्रोपल्शन डिवाइस के साथ अगर तुम एक पेलोड अटैच कर देते हो, दैट्स कॉल्ड अ रॉकेट। और उसको तुम अगर ऊपर की तरफ पॉइंट कर दो, दैट्स ऑल। अगर तुम उसको एक हॉरिजॉन्टली पॉइंट करोगे, तब इट वोंट बी कॉल्ड ए रॉकेट। मतलब एज इन ए तुम्हारा क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस ऑफ रॉकेट, बट स्टिल यू विल कॉल इट ए रॉकेट पावर्ड व्हीकल। ठीक है। So rockets basically are the things that go up or are capable of achieving orbits, are capable of doing क्या कहते हैं, suborbital hops, and also are also capable of leaving the gravitational influence of Earth. ठीक है। तो रॉकेट्स बेसिकली, फिर उसके बाद हम लोग क्यों यूज़ करते हैं रॉकेट्स को, तो मेन आइडिया क्या है कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है जिसके अंदर हम लोग ट्रैप्ड है। ठीक है। हमें उससे बाहर निकलना है, और हमें उससे बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट। हमें एनर्जी किस किस फॉर्म में मिल सकती है? कई सारे फॉर्म है एनर्जी के, यू नो, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, बट तुम समझ सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने से वो ऑर्बिट में नहीं जाने वाला। ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए स्पेसिफिकली। नाउ हाउ डू यू गेन काइनेटिक एनर्जी? बेसिकली तुम्हें पता है कि टू गेन काइनेटिक एनर्जी यू नीड वेलोसिटी, टू गेट वेलोसिटी यू नीड एक्सेलरेशन, एंड फॉर एक्सेलरेशन यू नीड फोर्स। तो बेसिकली हर एक चीज़ तुम्हारा फोर्स पे आकर वो होती है, बैलेंस आउट। ठीक है। तो अब हाउ डू यू प्रोवाइड फोर्स फॉर लिफ्टिंग ऑफ ए रॉकेट? ये चीज़ कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो कि हम लोग फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आगे चलते हुए। बट सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका जो होता है वो केमिकल रॉकेट्स यूज़ करना होता है। केमिकल एनर्जी इज चेंज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्यूल, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज इवेंचुअली ट्रांसफर टू द तुम्हारे व्हीकल को, जिसको कि तुम रॉकेट कह रहे हो। ठीक है। तुम जितना ज़्यादा केमिकल एनर्जी बर्न करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तुम उतना ज़्यादा अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी को लीव कर सकते हो। खास बात ये है कि तुम्हें खाली पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ऑर्बिट में जाने के लिए। मतलब बस इतना इनफ नहीं है, एक और चीज़ तुम्हें चाहिए एक्चुअल ऑर्बिट में रहने के लिए। पता है क्या? यू जस्ट डोंट स्पीड अटेन नीड। करनी पड़ेगी ऑर्बिटल स्पीड की ऑर्बिट ना ली वो। हाँ बेसिकली तुम्हें खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए। तुम अर्थ के सरफेस पे हो, तुम ऑर्बिट में हो, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दूसरी है तुम्हारी ऑर्बिट के अंदर।
बट यू ऑल्सो नीड काइनेटिक एनर्जी टू मेंटेन दैट ऑर्बिट। मतलब अगर तुम ऑर्बिट में हो खाली तो तुम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगे और वापस अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करोगे और फिर सीधे सीधे उस काइनेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट अर्थ के सरफेस में गंवा दोगे उससे टकरा के, ठीक है। बट तुम वो नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि तुम उस ऑर्बिट को मेंटेन करो। तो उसको मेंटेन करने का तरीका क्या है कि बेसिकली यू मूव अहेड कि इतनी स्पीड वेलोसिटी पे कि यू नेवर हिट, यू फॉल बट यू नेवर हिट द अर्थ। ऑर्बिट्स को समझने का ये एक अच्छा तरीका है, मतलब तुम में से हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ अकर भी किया हो कि व्हाट इज एक्चुअली ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटिंग इज दैट कि मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तुम उसको कोई साइडवर्ड वेलोसिटी दे दो तो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, ठीक है। तुम उसको और हाई साइडवर्ड वेलोसिटी दो, वो और ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी नहीं। बट अगर तुम उसको इतनी वेलोसिटी दे दो कि इट फॉल्स एंड देन द अर्थ बिलो इट कर्व्स डाउनवर्ड एज इट फॉल्स, मतलब अर्थ ज़्यादा तेज़ी से उतनी स्पीड पर कर्व हो उस ऑब्जेक्ट से जितना स्पीड पे वो अर्थ की तरफ कर्व हो रहा है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में है। समझ रहे हो ना ये चीज़? इट्स फॉलिंग बट ऑलवेज मिसिंग अर्थ, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट। बेसिकली लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं लाइक यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ ऑब्जेक्ट फोर्स तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट को बैलेंस कर रही है अर्थ के ग्रेविटेशन से, बट ऐसा नहीं है। ऑर्बिट में तुम फॉल कर रहे हो, तुम लगातार फॉल कर रहे हो नीचे की तरफ, बट यू आर ऑलवेज मिसिंग द अर्थ बिकॉज अर्थ का जो कर्वेचर है वो इतना ज़्यादा है कि योर ऑब्जेक्ट नेवर हिट्स द अर्थ एक्चुअली। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में वेटलेसनेस फील होती है। तो मतलब ये जो डेफिनेशन लोग समझते हैं शुरुआत में कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट को खींचता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डायरेक्शन में खींचता है, तो फिर भला हम लोग स्पेस में वेटलेस क्यों फील करते हैं। इस चीज़ का तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लग रहा हो कि एक्चुअली वाई वेटलेसनेस ऑकर्स, इट्स बिकॉज यू आर ऑलवेज फॉलिंग। बेसिकली फ्री फॉल। हाँ, यू आर इन ए फ्री फॉल। Okay, so are anybody of you are having problem with Hindi? Okay, I'll try to do it in English. Okay, so uh, yeah, so now the other question is that now we have answered these two questions, like what is the rocket and why do we need one. So no, we haven't answered why do we need one actually. So we need it to escape the gravitational potential of Earth and maintain establish an orbit with some kinetic energy with us. Okay, but why do we need that? Why do we need to establish an orbit? आखिर पर्पस क्या है रॉकेट्स का? कोई कहना चाहेगा क्या कुछ? अगर हम लोग मतलब अगर ऑर्बिट में नहीं रहेंगे तो हम लोग हमेशा मोशन में रहेंगे, तो हमें जो स्टडी करना है प्लैनेट या कुछ भी हेवनली बॉडी तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली हम उससे हमेशा ड्रिफ्ट कर रहे हैं अवे, फिर अवे हम या टूवर्ड्स। हम मतलब लोग कोई अगर छोटी चीज ऊपर भेजनी हो तो वो ऐसे डायरेक्टली भेजना पॉसिबल नहीं है, मतलब इसलिए उसे एक सोर्स चाहिए जो उसे ऊपर तक लेके जा पाए, तो वो एक रॉकेट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। हाँ obviously, and if you want to leave the gravitational influence of the earth altogether then you need हाँ rockets, क्योंकि you need to send spacecrafts to other planets and sun and maybe out of the solar, even out of the solar system, right? तो ये सब चीज़ें करने के लिए रॉकेट्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब इसके अलावा देयर माइट बी अ क्वेश्चन विद सम ऑफ यू लाइक व्हाई डोंट वी यूज प्लेन्स इंस्टेड ऑफ रॉकेट। प्लेन्स भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स पे उड़ सकते हैं, प्लेन्स भी काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी पे उड़ सकते हैं, बट व्हाई कांट प्लेन्स एक्चुअली गो इनटू स्पेस? बस दे वैक्यूम है, नीड हवा काफी एयर। थिन है। हाँ ऑब्वियसली दे नीड एयर टू कंट्रोल देम, ठीक है, एंड दे नीड एयर टू एक्चुअली बर्न देयर फ्यूल ऑल्सो। रॉकेट्स क्या होते हैं बेसिकली? रॉकेट कैरी देयर ऑक्सीडाइजर and their fuel with them, but planes do not carry their own oxidizer with them. They use the oxygen from air to oxidize their fuel, ठीक है? तो that's why you cannot use planes. हाँ, they can tolerate the extremes of space. ये भी बात सही है. Rockets are specifically built to tolerate the extremes of space because they are built to go in space. आखिर लेकिन अगर तुम प्लेन्स भी बनाओगे जो कि स्पेस में जा सकते हैं तो वो जा भी सकते हैं। लाइक इन द लोअर राइट साइड यू कैन सी दिस इज ए प्लेन डेवलप्ड बाय नासा। क्या कोई बता सकता है इस प्लेन का नाम क्या है? हाँ, एनी आइडिया?
So this plane is called the X-15. Basically, this is the fastest aerial vehicle that is ever developed by mankind. It achieved Mach 50, around Mach 7 to Mach 8, and it was a rocket-powered plane that was not able to, that didn't have the capabilities to lift itself from Earth. Like it it was not capable of doing a lift off on itself. It was carried to a very large high altitude from with a mothership using a like a bomber plane. You know, bombers are very large planes that are used to drop or carry very heavy objects. ये तुम लोग अभी रिसेंट में देख रहे होगे, इंडिया के पास भी एक है ना, C-15 ग्लोब मास्टर कहते हैं उसको. हाँ, तो मतलब अमेरिका का एक पुराना बॉम्बर प्लेन था, उसके साथ इस प्लेन को स्ट्रैप कर दिया गया था X-15 को, और बहुत हाई एल्टीट्यूड में ले जाकर यू ड्रॉप दिस प्लेन. Because this plane was based upon ramjet engines. We will study about ramjet engines in the future. तो बेसिकली क्या था कि ये प्लेन अगर तुम इसको बिना किसी वेलोसिटी के छोड़ दो तो ये खुद थ्रस्ट जनरेट भी नहीं कर सकता. इसको एक्टिवेट, इसके इंजन्स को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें एक सर्टेन वेलोसिटी चाहिए. तब ramjet प्रिंसिपल कम्स इनटू एक्शन एंड देन तुम्हारा क्या कहते हैं, ये इंजन ऑपरेट करता है इसका. और दिस वाज ए रॉकेट पावर्ड प्लेन एंड ये एक्चुअली स्पेस में गया था. It crossed the Kármán line. Kármán line basically 100 kilometer above मानी जाती है. And Kármán line is the line where it's believed that space begins. Officially, means officially. Space तुम मतलब रियल लाइफ में अगर तुम देखोगे तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कभी खत्म नहीं होता, ठीक है. वो इट गोस ऑन टू इन्फिनिटी एंड इट एक्चुअली डिकेज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम ग्राउंड टू एक्सोस्फीयर, ठीक है. बट हम लोग एक्चुअली ऑफिशियल कारणों की वजह से एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि मतलब इस एल्टीट्यूड के ऊपर जाने वाले लोगों को हम लोग एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली बोलेंगे, एंड द पीपल हु स्टे बिलो दिस एल्टीट्यूड वुड बी कॉल्ड ओनली पायलट्स एंड अदर थिंग्स. दे वोंट बी कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है. तो दिस प्लेन एक्चुअली वेंट अबव द 100 किलोमीटर लाइन कॉल्ड द Kármán line, and the pilot that was flying this plane was later given the badge of astronaut. और नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस प्लेन के एक पायलट में से एक थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग तुम लोगों को पता होगा, ही इज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून एंड टू वॉक ऑन द मून एक्चुअली, समझ रहे हो. तो वी कैन यूज प्लेन्स टू गो इनटू स्पेस बट वी कैन नॉट यूज प्लेन्स टू सस्टेन इन स्पेस, ठीक है. हम लोग ऑर्बिट अटेन नहीं कर सकते. ऑर्बिट अटेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है. लाइक और टू अटेन ऑर्बिट यू रिक्वायर अराउंड 7 किलोमीटर पर सेकेंड ऑफ स्पीड. 11.2 kilometer per second is the escape velocity from Earth, but the speeds in lower Earth orbit are about 7 to 7.2 kilometer per second. Higher Earth orbit में थोड़ी कम होती है relatively इससे. हाँ, तो इसको तुम लोग सर्च करना अगर तुम में से कोई इसके बारे में इंटरेस्टेड हो. दिस इज X-15 रॉकेट प्लेन. इट वाज डेवलप्ड बाय नासा एंड विद द हेल्प ऑफ रॉकेट जेट एरोडाइन. एक सेकंड, रॉकेटडाइन, एरोजेट रॉकेटडाइन. ये कंपनी है जो कि स्पेस व्हीकल्स को डेवलप करती है, ठीक है. सो इसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन थ्रो द ऑब्जेक्ट्स अप. व्हाई वी डू नॉट यूज जायंट स्लिंग शॉट्स? इसका कोई जवाब दे सकता है क्या? डायरेक्शन नहीं सेट कर पाएंगे शायद. एयर रेजिस्टेंस यू विल नॉट बी एबल टू. हाँ एग्जैक्टली, एयर रेजिस्टेंस इज द प्रॉब्लम इन दिस केस. डायरेक्शन तो तुम सही से सेट कर लोगे, तुम एंगल भी सही से सेट कर सकते हो, बट लोअर एटमॉस्फेयर में क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ कि द डेंसिटी इज वेरी हाई इन लोअर अर्थ एटमॉस्फेयर. एज यू गो अप द डेंसिटी डिक्रीजेस. तो लोअर अर्थ एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यू हैव मोर रेजिस्टेंस, and therefore if you impart all of the energy to your spacecraft in lower earth orbit, then it will have maximum velocity, so it will cause the most amount of heat, it will cause the most amount of drag and what not, ठीक है. ये एक दिक्कत है. एंड एक और दिक्कत ये है कि एक्चुअली ह्यूमंस जो होते हैं वी आर वेरी फ्रेजाइल, ठीक है. वी कैन नॉट हैंडल एक्सेलरेशंस, हाई एक्सेलरेशंस, ठीक है. मतलब if you currently if you are standing on earth then you are feeling an acceleration of 1 g, but most humans would tend to fade away at an acceleration of about 3 to 4 g's. अगर तुम किसी इंसान को एक उसमें बैठा दो, क्या कहते हैं, फाइटर जेट में, एंड यू फ्लाई हिम, तो ज़्यादातर लोग पास आउट हो जाएंगे इफ़ दे आर नॉट वेयरिंग प्रेशर सूट्स, या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है पायलट्स
पायलट होने की सही से, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि योर हार्ट ट्राइज टू पुश अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट इफ योर हार्ट इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू पुश अगेंस्ट द ग्रेविटी, then it cannot deliver the fluid to your vital organs like brain or even legs sometimes. वो orientation पे depend करता है. अगर तुम ऊपर जा रहे हो and gravity is too strong in the downwards direction, then your heart wouldn't be able to pump blood to your brain. If you are going upward with your face up, then the blood will drain out of your face and nose and eyes and this sort of thing. ठीक है, तो most humans cannot sustain high acceleration and they tend to fade away. तो इस वजह से तुम जाइंट स्लिंगशॉट्स ह्यूमंस के केस में तो एकदम नहीं यूज़ कर सकते. अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दोगे किसी इंसान को इनिशियल में ही, मतलब स्लिंगशॉट क्या करता है, दे एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट एंड देन इम्पार्ट अ वेलोसिटी व्हिच कंटिन्यूज ऑन आगे, और बेसिकली उनकी वेलोसिटी डीके करती है आगे तक, वो उस वेलोसिटी को मेंटेन नहीं करते. रॉकेट्स थोड़ी अलग चीज़ होते हैं, दे स्टार्ट ऑफ विद अ लो वेलोसिटी बट देन बेसिकली दे इंक्रीज देयर वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है. And their maximum velocity is actually reached when they are in orbit, not when they are launched from the ground. Slingshots will impart you more velocity than you need in orbit, so that तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑर्बिट में पहुंचते पहुंचते तुम्हारी वेलोसिटी का डीके भी हो तभी तुम ऑर्बिट मेंटेन कर लो. बट तुम समझ सकते हो कि उतनी ज़्यादा वेलोसिटी जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी ज़्यादा है, तुम इम्पार्ट कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट को और तुम लोअर एटमॉस्फेयर से उसको थ्रो कर रहे हो, और इफ बाई चांस इट हैज़ एन क्या कहते हैं लिविंग ह्यूमन, तो वो इंसान तो गया. मतलब एक्सेलरेशंस कैन कॉज इंजरीज टू ह्यूमन टिश्यू आल्सो. वो तुम्हारी स्किन शैटर कर सकते हैं, स्किन फाड़ सकते हैं, तुम्हारे स्केलेटन से तुम्हारे इसको डिसलॉज कर सकते हैं, तुम्हारे फ्लैश को. ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो ये एक्चुअली दिस वाज अ वेरी बिग इशू ऑफ रिसर्च आल्सो विद नासा कि आखिर इंसान कितना एक्सेलरेशन सह सकता है. So they actually took a human and then tied him to a rocket sledge and then slowly increased the level of acceleration that he could feel. वो एक्सपेरिमेंट का मतलब मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा अभी बाद में, ठीक है. तो ये वाला शायद रशिया में भी हुआ था जिसमें उनको एक ट्रेन जैसा रॉकेट था उसमें बांध हाँ, दिया था रॉकेट उनको, और स्लेज, रेल पे किया था उन्होंने. हाँ एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. तो ये उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न था. एक्चुअली ये रॉकेट्स के पर्पज से इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया गया था. इस एक्सपेरिमेंट को they did it for the purpose of testing this bail of seats in fighter jets. मतलब अगर कोई फाइटर जेट्स सीवियरली डैमेज हो जाता है तो पायलट नीड्स टू बेल ऑफ फ्रॉम दैट एयरक्राफ्ट. ही पुल्स अ लीवर एंड पूरा जो सीट होती है इट्स कॉल्ड एन इजेक्शन सीट, सॉरी नॉट बेलिंग ऑफ सीट. हाँ, तो पूरी सीट उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर फेंका जाती है. एट दैट टाइम द पायलट फील्स वेरी लार्ज एक्सेलरेशन and you need very large acceleration because you need to actually save that pilot from hitting the incoming spacecraft. Like तुम लोग समझ सकते हो ना कि अगर कोई पायलट को तुम ऊपर पुश कर रहे हो और तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो पायलट उतना डिस्टेंस क्लियर नहीं कर पाता है जितना डिस्टेंस तुम्हारे प्लेन में पीछे, मान लो रडर है तुम्हारे प्लेन में, ठीक है. इस द रडर इज द थिंग दैट यू सी ऑन दिस प्लेन. हियर यू कैन सी द नासा जिस पे लिखा हुआ है ना वर्टिकल पार्ट, इसको रडर बोलते हैं, ठीक है. तो अगर तुम्हारा पायलट इसमें से बेल आउट करता है एंड ही कैन नॉट अटेन ए वर्टिकल डिस्टेंस इन द टाइम द रडर कम्स टू हिम, so he will hit the rudder and die. तो एक्चुअली तुम्हें काफ़ी लार्ज वेलोसिटी चाहिए उस पायलट के लिए, ठीक है. तो स्लिंगशॉट यूज़ करने का आइडिया काफ़ी बेकार है, तुम लोग समझ ही सकते हो. अब इसके अलावा व्हाट द रॉकेट पुशेस अगेंस्ट द वैक्यूम ऑफ स्पेस. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों के दिमाग में. लाइक व्हेन रॉकेट एक्चुअली बिगिंस टू लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड, इट्स एक्चुअली पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, some people might think. But when the rocket is in space, then basically it's in vacuum. Then what is it that it pushes against? How does the thrust in rocket comes at that stage? किसी को आइडिया है क्या? या फिर Gases, like gases are continuously being exhausted. हाँ, मोमेंटम कंट्रोल. वो गैस इजेक्शन हो रहा है तो उससे उससे जो बॉडी है उसे मिल रहा है ना Like रेजिस्टिंग फोर्स. momentum is being conserved, so continuously gas exhaust होते रहते हैं. हाँ एग्जैक्टली. दिस इज स्टूपिड डाउट इन द फर्स्ट प्लेस शुरुआत में, बट कई लोगों को लगता है कि मतलब मोस्टली जब बच्चे फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते तब उन लोगों को लगता है कि रॉकेट इज एक्चुअली पुशिंग अगेंस्ट समथिंग टू क्लाइंब अप, बट इट इजंट पुशिंग अगेंस्ट समथिंग, इट्स एक्चुअली कंजर्विंग मोमेंटम
तो जितना वो मोमेंटम पीछे की तरफ इम्पार्ट करेगा उतना ही वेलोसिटी और मोमेंटम उसको आगे की तरफ इम्पार्ट होगी। इस न्यूटन थर्ड लॉ। रॉकेट ऑपरेट्स ऑन द ईच एंड एवरी रॉकेट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। अभी आगे में हम लोग उसको जनरलाइज करके रॉकेट के लिए तुम्हारे सामने पेश करेंगे कि एक्चुअली why what is the exact form of Newton's law for a rocket, that's called the rocket equations, that will come after this। ठीक है। फिर उसके बाद there is a big question like why do all this, why do we want to leave earth, why do we want to go to other planets, why do we want to explore on the first place। ठीक है। ये मतलब मजा आता है सोच एग्जैक्टली मतलब खाने की कमी है अर्थ पे, लोग गरीब हैं, ठीक है, लोग मर रहे हैं, बट फिर भी हमें स्पेस में जाना है, हमें फिर भी एक्सप्लोर करना है। आखिर क्यों? वाई डू ऑल दिस? इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो मैंने नहीं मतलब एक वीडियो तुम्हें दिखाना चाह रहा था मैं। सो वॉच दिस वीडियो। इस आदमी को तुम में से कई लोग जानते होंगे। हु नोस कार्ल सागन है? एनीबॉडी? हाँ आई नो, मतलब डॉक्यूमेंट्री है ना उसका। हाँ ऑब्वियसली हाँ, पर्सनली हाँ, नहीं मतलब कॉस्मोस हाँ, कभी डॉक्यूमेंट्री, सुना हो ना। Cosmos documentary Carl Sagan की थी। He is an हाँ, American हाँ। astronomer and he was one of the greatest personality that has ever lived on this planet, according to me at least. So you can see his video. Tell me if you can hear the audio. Huh? नो Audio isn't audible? नहीं वीडियो भी नहीं चला चल नहीं रही। ना, चला It's not अच्छा playing. ओके लग रहा थोड़ा डिलेड है। चल अब आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा। वीडियो लैग कर रहा है। लैग कर रहा है क्या? हाँ। मैं तुम लोगों को लिंक भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ इस प्रेजेंटेशन की। हाँ लिंक भेज हाँ एग्जैक्टली। ऑनलाइन से हमें वीडियोस दिखाने वाला आइडिया लेते हाँ यार ये अगर लेक्चर हॉल वगैरह में होते तो मज़ा आता टैग है। I'm sending the link to the presentation on Discord. हाँ सब लोग जिसको लिंक खोलना है वो खोल लो, जो वीडियो देखना चाहता है वो देख लो। मतलब बेसिकली मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ तो फिर कर दूँ क्या, या फिर तुम लोग अभी देखोगे? स्किप कर दे ओके मतलब हाँ तुम लोग अपने पेज पे देख लेना। और हाँ अभी कोई वीडियो चालू नहीं करेगा, ठीक है, बाद में चालू कर देना। अरे तुमने लिंक शेयर कर दी क्या? हाँ लिंक टू द प्रेजेंटेशन, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन का वीडियो शेयर कर दिया। कोई सो विल मूव अहेड। उस वीडियो में बेसिकली क्या है कि इट्स gives you the spirit why humanity needs to explore, why humanity needs to wander, and what is the basic feeling of exploration। इस सब के बारे में थोड़ा है, तुम उस चीज़ को देखना, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। सो नाउ विल डिस्कस फर्दर लाइक व्हाट रॉकेट्स आर। मतलब दूर से रॉकेट्स को अगर तुम देखोगे तो व्हाट दे आर। ठीक है। Rockets are the basic machines that we use to explore the universe, that we use to get past the gravitational well of Earth, जो कि मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हैं हमारे ग्रेविटेशनल वेल को लीव करने के लिए, एक वेलोसिटी अचीव करने के लिए फॉर ऑर्बिटिंग। तो बेसिकली व्हाट आर पार्ट्स ऑफ रॉकेट? यू हैव रॉकेट हैज़ टू हैव ए पेलोड बे। व्हाट इज ए पेलोड बे? व्हाट इज ए पेलोड एक्चुअली? Many some of you might ask. All or any instrument that a rocket carries with it, so हाँ for actually the payload, research purpose or the discovery purpose it is going. बिल्कुल बिल्कुल। So payload by its name you can tell that it's the thing that you are actually paying for, that pays for the rocket. Okay, मतलब that is the main object of interest that is actually whole rocket is made for that object of interest,
such that that object of interest reaches orbit and or does any other thing. ठीक है, तो payload is the most important part of rocket. तो payload भी जो होती है वो basically हमेशा top पे situated होती है rocket के. अब क्यों टॉप पे सिचुएटेड होती है ये चीज़ अभी हम लोग थोड़ा बाद में पता करेंगे. लाइक बिकॉज रॉकेट स्टेज, यू नो, रॉकेट्स का एक लोअर स्टेज होता है, अपर स्टेज होता है, मिडिल स्टेज होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. तो आखिरी में जो चीज़ ऑर्बिट में पहुंचती है वो पेलोड पे ही पहुंचती है. ऑल ऑफ द रॉकेट इज जस्ट अ टूल टू गेट दैट पेलोड टू द ऑर्बिट और टू और एंटायरली आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ. ठीक है. देन देयर आर फेयरिंग्स. एक सेकंड, लेट मी रीड द चैट. सनी तेरे को थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ भाई. वेट थोड़ा सा मेरे को पॉज करना पड़ेगा. तुम लोगों को अभी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो प्लीज, जब तक मैं पॉज किया हूँ. एक साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अगर बता दी जाती है तो कई बार ओवरफ्लो करने लगती है. कई लोग जो फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी कुछ पूछ लो. अभी हम लोग मतलब अभी आपने बताया कि जैसे गैसेस इजेक्ट होना जरूरी है रॉकेट को फॉरवर्ड जाने के लिए. हाँ. तो जैसे अभी न्यूक्लियर फ्यूल वाले रॉकेट्स पे बात कर रहे थे या न्यूक्लियर पावर्ड फ्यूल्स में तो कोई गैसेस इजेक्ट नहीं होंगे, फिर वो रॉकेट कैसे ऑपरेट करेंगे? नहीं, एग्जैक्टली वही तो दिक्कत है. यू कैन नॉट टेक ए न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्पेस एंड देन एक्सपेक्ट दैट इट एक्ट्स लाइक ए रॉकेट. ठीक है. You have to have some propellant that flows over that nuclear powered rocket and then gains some velocity and then exits the rocket. It has to have this system. वरना नहीं होने वाला. और rockets और हमारा जो हाँ बोलो. हाँ, और हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है. तो लाइक स्पेस स्टेशंस पे वो सोलर पैनल्स होते हैं, वो क्या केवल they provide power solar for the space station. वो पावर प्रोवाइड करते हैं. वो तुम्हारा लाइफ सस्टेनेंस मिशन, लाइफ सस्टेनेंस इक्विपमेंट को पावर करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ऑक्सीजन में चेंज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनको पावर करते हैं. बट टू एक्चुअली मैन्यूवर द स्पेस स्टेशन टू इंक्रीज इट्स ऑर्बिट पीरियडिकली, उसके लिए तुम्हें रॉकेट्स चाहिए. और स्पेस स्टेशन पे रॉकेट्स हैं एक्चुअली, थ्रस्टर्स हैं स्पेस स्टेशन के ऊपर. क्योंकि you know that each and every part of space station was a rocket previously. ठीक है. It was launched aboard a rocket and it had to attach itself to the space station. So it has to have the maneuvering capabilities to attach it to space station. ठीक है. तो every part of space station contains maneuver capabilities to maneuver with small rockets. कोई और question? Also, I have. Yeah, why we are launching rockets directly from ground instead of that? Before you showed that we can take it into the very top level through flights, and then we can start ignition there and launch the rocket to this orbit. It is easier thing, I guess. I guess हाँ, तुम जो there बोल will रहे be हो, less like, cost of fuel. why don't we launch from top of mountains? Why don't we launch from top of plateaus? No. पूछना चाहते हो. No. Taking it through the bomber flight and then वो launching तो there. तुम्हारा बहुत इजी सा तुम्हारा उसका जवाब है कि तुम बड़े रॉकेट्स को बॉम्बर्स से ऊपर नहीं ले जा सकते. ठीक है. बॉम्बर्स कैन कैरी ओनली सो मच वेट. और उससे एक और चीज रहेगी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, ट्रैजेक्टरी डिफाइन कर सकते हैं लैंड पे. तो हाँ, वो तो तुम किसी भी केस में कर सकते हो. डायरेक्शन तो कर लेंगे. उसके ऊपर जाने वाला भी रॉकेट में कर सकते हो. तुम स्पेस से रिलीज होने वाले रॉकेट्स के केस में डायरेक्शन मैनेज कर सकते हो. तुम अपने स्पेसक्राफ्ट को उस डायरेक्शन में उड़ाओ जिस डायरेक्शन में तुम्हें ऑर्बिट चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं. तो बेसिकली द प्रॉब्लम विद दैट इज कि स्पेसक्राफ्ट प्लेन्स कैन कैरी ओनली सो मच वेट. तुम्हें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स कभी कभार स्पेस में पहुंचाने की जरूरत होती है. यू आर नॉट जस्ट स्ट्राइविंग फॉर गेटिंग 1 ह्यूमन टू स्पेस. Sometimes you are striving to get 3 humans to moon. Sometimes you are striving to get 5 humans to space station and other equipments, scientific equipments, सब कुछ. तो उस केस में बॉम्बर्स वाला आइडिया ये नहीं है प्लॉजिबल. सबसे बड़ी बात
फिर दूसरी बात क्या है एक्चुअली, लाइक व्हाट डू यू थिंक दैट फॉर हाउ मच टाइम रॉकेट्स एक्चुअली स्टे इन लोअर एटमॉस्फेयर? You know that time 10 is actually minutes. no, एकदम भी नहीं, 10 मिनट्स एकदम नहीं है। 5-7 मिनट। रॉकेट फेयरिंग, अभी जो मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, इट डिप्लॉयज 3 minutes आफ्टर लॉन्च, एंड रॉकेट फेयरिंग्स आर डिप्लॉयड व्हेन इट रीचेस इन वैक्यूम, व्हेन इट रीचेस सब्सटैंशियल वैक्यूम। ठीक है, बेसिकली 3 minutes में तुम स्पेस में होते हो, एंड लोअर एटमॉस्फेयर अराउंड 30 सेकेंड्स से 40 सेकेंड्स के अंदर में कवर हो जाता है, जिस एल्टीट्यूड पे तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम अपने बॉम्बर प्लेन्स को उड़ाओगे, समझ रहे हो? तो रॉकेट्स आर एक्सट्रीमली फास्ट, समझ, दे आर नो कंपैरिजन टू प्लेन्स एक्चुअली। वो जो मैंने तुम्हें बात की, But the bomber plane method might be more efficient, I guess. I don't know clearly, but I guess. मैंने जो उस केस में F-15 के बारे में बताया था ना, why it was launched aboard a bomber, the main reason was that कि वो खुद अगर तुम उसको स्टेशनरी फेस से लॉन्च करोगे ना, तो वो लॉन्च होगा भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि उसका जो इंजन था, इट वाज ए रैमजेट इंजन, एंड रैमजेट इंजन नीड्स टू बी अबव Mach 1 टू एक्चुअली स्टार्ट टू फंक्शन। बेसिकली रैमजेट का मैं आगे चल के कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हाउ डू रैमजेट इंजन ऑपरेट। तो जब वो एक्चुअली Mach 1 के ऊपर चले जाते हैं, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, देन दे बिगिन टू ऑपरेट। तो तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते उस इंजन को ऑपरेशन चालू करना बिना एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के। लेकिन तुम जो कह रहे हो कि गेटिंग ए होल रॉकेट अबाउट ए बॉम्बर प्लेन एंड देन लॉन्चिंग इट फ्रॉम देयर, वो पहली बात तो यही है कि the more mass your bomber plane gets, the lower it will fly, because your bomber plane also needs to have some sort of engine। ठीक है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी रॉकेट की एफिशिएंसी तुम सेव कर लोगे बॉम्बर प्लेन से छोड़ के, तो तुम्हें अपने बॉम्बर प्लेन को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। ये भी तो सोचो, बॉम्बर प्लेन्स आल्सो कंज्यूम फ्यूल। ठीक है, हाँ, और माउंटेन से क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हैं? हम Exactly कोस्ट से करते हैं, ओशन पे। हाँ, एग्जैक्टली वही रीजन जो मैंने तुम्हें बताया। रॉकेट स्टेज इन लोअर एटमॉस्फेयर फॉर लेस देन 30 to 20 seconds। माउंटेन्स और ग्राउंड के बीच में रॉकेट के नहीं बेसिकली कोई फर्क नहीं है। अर्थ क्रस्ट जो है वो जो स्पेस बाउंड्री है 100 किलोमीटर है वो, और जो माउंटेन्स होते हैं वो, इवन द हाईएस्ट माउंटेन विच इज माउंट एवरेस्ट, इट्स 8 किलोमीटर हाई। ठीक है, यू नीड टू गो टू 100 किलोमीटर टू अचीव ऑर्बिट टू गेट इनटू स्पेस। ठीक है, to just get into space you need to go to 100 kilometer, and the tallest mountain is 8 kilometer high। so कोई फायदा नहीं है, लिटरली कोई फायदा नहीं है। तुम 100 किलोमीटर ऊपर 3 मिनट के अंदर पहुंच जाते हो, तो 8 किलोमीटर कवर करने में तो तुमको शायद 10 से 20 सेकंड लगेगा। क्या स्लिंग शॉट और रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का कंबाइन इफेक्ट हम यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, लेकिन तुम वही बात है, ऑब्वियसली स्लिंग शॉट के साथ प्रॉब्लम ये है दैट इट इम्पार्ट्स ऑल ऑफ द एनर्जी टू द रॉकेट एट द स्टार्टिंग। ठीक है, तो तुम्हारा रॉकेट विल रन इनटू, तुम्हारा तुरंत ही इट विल रन इनटू क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ड्रैग, इट विल बिगिन टू हीट, तो तुम्हें उसको एनकाउंटर करना पड़ेगा। हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब हम स्टार्टिंग में थोड़ी वेलोसिटी दे दें और उसके बाद जब डिग्रेड करना शुरू हो जाए तब हम उसे फ्यूल देना शुरू करें, हमारा फ्यूल भी बच जाएगा थोड़ा। देखो बात क्या है कि द वर्थ ऑफ योर आइडियाज, ये दिक्कत है। तुम जो आइडिया बता रहे हो, however feasible it might be, बट क्या वो एक्चुअल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तुम्हारे रॉकेट के लिए? तुम्हें स्टार्टिंग में ड्रैग भी ज्यादा रहेगा। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन वो बोल रहा है कि मतलब तुम ये बोल रहे हो ना कि इनिशियली हम कुछ वेलोसिटी दे दें एंड मतलब बाद में फ्यूल को यूज करें टू अचीव द ऑर्बिट एंड ऑल। हाँ, सो कुड यू प्लीज मतलब एक बार तुम ये बता सकते हो कि मतलब रॉकेट को उसकी एक्चुअली एनर्जी वगैरह कहाँ से मिलती है? तो फ्यूल से, हाँ, जो फ्यूल बर्न करता है। हाँ, सो अगर फ्यूल बर्न ही नहीं करेगा, अगर फ्यूल मतलब लेट सपोज अपनी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ेगा ही नहीं, सो रॉकेट अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी पे मतलब कैसे पहुंचेगा? अरे देखो वो बात एंड सुनो,
Like- एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए ऑर्बिट अटेंड करने के लिए, दैट वेलोसिटी इज 7.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब इतनी हाई वेलोसिटी समझ रहे हो 7.2 किलोमीटर पर सेकंड है क्या? जस्ट इमेजिन इट ऑन ग्राउंड, कि एक कार इज रनिंग एट 7.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो 7.2 किलोमीटर कवर करेगी इन जस्ट 1 सेकंड। और तुम कहना चाहते हो कि टू मेक एनी सब्सटैंशियल डिफरेंस टू द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ रॉकेट यू नीड टू इम्पार्ट सम फ्रैक्शन ऑफ दिस 7.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? वरना तुम्हारे एफर्ट का कोई फायदा ही नहीं है लिटरली। तुम थोड़ा सा सही से इंजीनियरिंग करके तुम एज वेल फ्यूल यूज कर सकते हो, ठीक है? लिटरली रॉकेट इक्वेशन से तुम ये सारी चीजें जज भी कर इफ यू पाओगे। ट्राई टू गिव 1 किलोमीटर पर सेकंड टू ए रॉकेट ऑन ग्राउंड विद अ स्लिंग शॉट, देन अभी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो उतनी हीट को सर्वाइव कर सके। समझ रहे हो? And also, why are we not using smaller payloads? Not using smaller I mean, payloads? Yeah. I mean, smaller rockets to reach space. स्मॉलर रॉकेट यूज करने का क्या सेंस बनता है अभी स्पेस में जाने के लिए? तुम वी आर नॉट इन प्राइमरी फेजेस ऑफ स्पेस फ्लाइट, वी आर नॉट डूइंग एक्सपेरिमेंटल स्टफ नाउ। Initially we were sending smaller rockets to space, like Gemini spacecraft, and I'll talk about other rockets that were used, ठीक है? So initially we used smaller rocket. Initially we used the rocket that carried only one person, we used rocket that carried only instruments or one dog, ठीक है? But now we are out of that phase. Now we need big instruments in space, like the parts of International Space Station, like the experiments aboard International Space Station, like the habitable module that you will send on Mars, habitation modules to send on Mars. So क्या सेंस बनता है स्मॉलर रॉकेट भेजने का? समझ रहे हो? पेलोड हमेशा बढ़ते रहेंगे, हमें रॉकेट का साइज और रॉकेट की कैपेबिलिटीज को उसके साथ मैच करना पड़ेगा, बिकॉज हमें चीज़ें स्पेस में भेजनी है और उससे भेजनी है, बेसिकली इकोनॉमिकली भेजनी है, ठीक है? I mean, we can use more number of rockets with exactly. small payloads. नॉट एग्जैक्टली। देखो अभी ये काफ़ी लंबा चीज़ चलेगी, हम लोग काफ़ी हफ्ते बात करेंगे। कितने वीक्स हैं हमारे? 36 वीक्स में, 36 डेज, सॉरी। हाँ, तो आई विल एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रॉकेट्स, कि आखिर ये चीज़ किस तरीके से तुम जो बोल रहे हो पार्शली फॉलो की भी जाती है। रॉकेट स्टेज, तुमको ये बात पता है ना? एक रॉकेट हम लोग डायरेक्टली स्पेस में नहीं भेजते हैं, उसमें स्टेजिंग होती है। रॉकेट फर्स्ट स्टेज होता है जो कि फ्यूल आउट हो जाता है, फिर इट ड्रॉप्स, देन सेकंड स्टेज ऑपरेट्स, देन इट फ्यूल आउट्स एंड देन ड्रॉप्स। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ें अभी तुम थोड़ा समय के बाद और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी तुमको। और कोई क्वेश्चन? तो बेसिकली क्या है कि ये मैंने बता दिया व्हाट इज़ पेलोड भी। पेलोड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फेयरिंग के बारे में मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। व्हाट इज़ फेयरिंग? तुम लोगों में से किसी को आइडिया है क्या व्हाट इज़ फेयरिंग? ये जो अभी तुम डायग्राम देख रहे हो स्क्रीन पे, इसमें फेयरिंग शो नहीं हुई है अभी। मैं आगे मैं तुम्हें फेयरिंग बताऊंगा क्या होती है। तो बेसिकली जो पेलोड होता है, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है? तो फेयरिंग इज एक्चुअली ए कवर दैट इनक्लोजेस योर पेलोड ड्यूरिंग लॉन्च। इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हीट, इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम तुम्हारा क्या कहते हैं एरोडायनेमिक ड्रैग, ये सब चीज़ें, ठीक है? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पेलोड फ्रॉम वाइब्रेशंस, acoustic vibration or mechanical vibrations, all of those things. Then some rockets also have fins. Why do rockets need to have fins now? And there is one more thing, that not all rockets have fin, only some rockets have fin. What is the purpose of fin? Can somebody guess what is the purpose of fin? To change direction. No, With the not actually to change direction. रोल करने से बचाने के लिए? नहीं, किसी ने कभी बुलसाई डार्ट खेला है क्या? You throw a dart at a board, bullseye. Stability? Stability, exactly, stability. If you have fins at the bottom of the spacecraft, then अगर तुम्हारा spacecraft वो करता है, मान लो it unexpectedly turns towards one way, ठीक है? जो fins होते हैं, मतलब तुम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा, मेरे पास अभी कोई डायग्राम नहीं है इस चीज़ के लिए। फिन्स एक अपोजिट डायरेक्शन में एरोडायनेमिक फोर्स फील करेंगे,
मान लो अगर तुम्हारा रॉकेट एक डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, ठीक है, तो जो फिन्स हैं उनके ऊपर से एयर गुजरना चालू होगी एंड दे विल फील द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे वुड टेंड टू स्टेबलाइज द रॉकेट ऑन दैट ट्रेजेक्टरी व्हिच इट इज ऑलरेडी फॉलोइंग। समझ रहे हो? अगर तुम फिन्स आगे लगा दोगे तो ये गड़बड़ होता है बेसिकली। यू नेवर पुट फिन्स एट द टॉप ऑफ रॉकेट, यू ऑलवेज पुट फिन्स एट द बॉटम ऑफ रॉकेट टू ग्रांट इट स्टेबिलिटी। बेसिकली एक चीज़ होती है उसको कहते हैं एरोडायनेमिक सेंटर ऑफ प्रेशर। That is the point at which all of the aerodynamic forces are balanced inside of the rocket. Basically fins के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है और फ्यूजलाज के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है उस पॉइंट पर आकर बैलेंस होती है, उस पॉइंट के अबाउट ही वो टॉर्क दे सकती है। ठीक है, मतलब रॉकेट अगर एरोडायनेमिक फोर्सेस की वजह से रोटेट करेगा तो उस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगा। ठीक है, तो अगर फिन्स उस पॉइंट के पीछे हैं then they act like a stabilization to any of the तुम्हारा क्या कहते हैं अनस्टेबिलिटी दैट रॉकेट माइट गेट। ठीक है, अभी मैं आगे चल के तुम लोगों को ये चीज़ पढ़ाऊंगा कि देयर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ थ्रस्ट, जिस पॉइंट पर सारा थ्रस्ट एक्ट करता है पूरे रॉकेट का, हर एक इंजन से कंबाइंड थ्रस्ट। और देयर इज पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अगर पॉइंट ऑफ थ्रस्ट पॉइंट ऑफ एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी के आगे है तब रॉकेट अनस्टेबल होता है। इफ पॉइंट ऑफ थ्रस्ट इज बिलो पॉइंट ऑफ एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी देन रॉकेट इज स्टेबल। शुरुआती केस में अनस्टेबल होता है, अगर मैंने सही बताया तो। समझ रहे हो? एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस सबको समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता अभी किसी को समझ में आया होगा। मैं आगे चल के इसको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी और थ्रस्ट स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है ना? हाँ वो इसलिए नहीं पूछ रहे कि क्या बोला आपने। ठीक है, चले हाँ, तो फिर उसके बाद तो तुम्हें पता ही है देयर इज़ द बॉडी ऑफ रॉकेट विच इज़ द मेन पार्ट, जो मेजर पोर्शन है रॉकेट का। तो ये चीज़ें जो हैं ये तुम्हें बाहर से दिखती हैं। बेसिकली एक पेलोड बे तुमको दिखती है, तुमको उसकी फेयरिंग दिखती है, तुमको उसके फिन्स दिखते हैं एंड यू सी इट्स बॉडी में यूजुअली ज़्यादातर परसेंटेज फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का बना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं इससे। सो नाउ आई बिगन टू टॉक समथिंग अबाउट एरोशेल्स और फेयरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ तुम इस फोटो में देख सकते हो दैट दिस इज फेयरिंग ऑन द लेफ्ट एंड द राइट। ठीक है, द मिडल पार्ट इज ए स्पेसक्राफ्ट which this is a payload which you tend to want to go into space। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फेयरिंग यूज़ करते हैं। ये इसको पूरी तरीके से इनक्लोज कर लेता है एंड इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मैनी फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्यों फेयरिंग यूज़ किया जाता है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फेयरिंग किस मटेरियल के बने होते हैं ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वाई आर फेयरिंग शेप द वे दे डू ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और उसके अलावा साइज़ वगैरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक और बड़ा कंसिडरेशन होता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेयरिंग टू द मिशन। ठीक है, अगर फेयरिंग ना लगाना ज़्यादा लीथल है मिशन के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम फेयरिंग लगाओगे। मोस्टली फेयरिंग इज सच एन ऑब्जेक्ट दैट पेज फॉर इटसेल्फ। मतलब अगर तुम फेयरिंग नहीं लगाओ और तुम्हारा कोई मिशन कैटास्ट्रॉफिक फेलियर सफ़र कर जाता है देन बेसिकली होल ऑफ द मिशन इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज जस्ट you didn't put a fairing to your mission। ठीक है, therefore you need fairing in almost all missions। The exception is that if your rocket design does not allows for fairing or if your payload is actually shaped like a fairing itself। ठीक है, बेसिकली अब जो फेयरिंग होगी वो उसका मेन पर्पस ये है कि इट इम्प्रूव्स द एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस ऑफ रॉकेट। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस ओवर विच द विंड कैन फ्लो एंड तुम्हारा क्या कहते हैं ज़्यादा शॉक्स वगैरह जनरेट ना हो। रॉकेट्स ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर सुपरसोनिक स्पीड क्रॉस कर जाते हैं। 1 मिनट भी नहीं, एक्चुअली 10 से 12 सेकंड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस कर जाते हैं। एंड देन वो सुपरसोनिक फिनोमिनाज में जो तुम्हारे चीज़ें तुम ऑब्जर्व करते हो वो चीज़ें जनरेट करना चालू कर देते हैं लाइक शॉक वेव्स और तुम्हारा क्या कहते हैं अनस्टेबिलिटीज़ एट हायर स्पीड्स। ये सब चीज़ें जनरेट होने लगती हैं और उसके अलावा हीटिंग भी जनरेट होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो पेलोड है वो डायरेक्टली एयर से एक्सपोज्ड है तो क्या होगा कि उसके अंदर जो अनइवननेस भी होंगी। जैसे तुम अभी इस पेलोड के अंदर देख सकते हो कि ये पेलोड बहुत ही इवन नहीं है। इसके अंदर चीज़ें बाहर निकली हुई हैं कई साइड से नहीं निकली हुई हैं। तो बेसिकली तुम्हारा पेलोड एक तो बहुत महंगा है, दूसरी बात ये कि
इट कंटेन्स अनइवननेस, तो इस वजह से तुमको इस पेलोड को बचाने की ज़रूरत है, दैट्स व्हाई यू यूज़ फेयरिंग्स, ठीक है। अब देखो तुम इन रॉकेट्स के अंदर देख सकते हो दैट समटाइम्स रॉकेट यूज़ फेयरिंग्स एंड समटाइम्स दे डोंट यूज़ फेयरिंग्स, ठीक है। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन फेयरिंग्स के ऊपर? हेलो हेलो, मुबशिर है। कोई क्वेश्चन फेयरिंग के ऊपर? ठीक है, चलो तेरे को तो आवाज़ आ ही रही है। चलो आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? ये भी क्वेश्चन नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन नहीं है? नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो यार, मैं किसी को पीछे हाँ। छोड़ के नहीं चलना चाहता, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया और तुमको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ये नहीं होना चाहिए। चिल है, आराम से, मतलब कुछ भी पूछ लो मेरे से, जो भी पार्ट पे तुम लोग छूटे हुए हो वो पूछ सकते हो। एंड डोंट बी शाय, वरना फिर हाँ एग्जैक्टली, लास्ट मोमेंट पे फिर लगेगा कि तुमने प्रोजेक्ट से कुछ सीख लिया। हाँ हाँ वही ना। और उसके अलावा मेरी टीचिंग, मेरे बोलने की पेस कभी कभार ज़्यादा हो सकती है, तो मेरे को बता दो अगर किसी को ज़्यादा लग रही है तो, मैं बहुत तेज़ी से तो नहीं ना बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं अपना, मतलब ठीक ही क्या? था। ठीक है ना अभी तक? तो चलिए, मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके ओके ठीक है। हाँ तो इस स्लाइड पे जैसे अब तुम लोग देख सकते हो, इस पर कई सारी फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार रॉकेट्स के अंदर फेयरिंग हो भी सकती है, कभी कभार नहीं भी हो सकती है। सम पेलोड्स रिक्वायर फेयरिंग, सम पेलोड्स डू नॉट रिक्वायर फेयरिंग। अब तुम लोग मेरा कर्सर दिख रहा है क्या, या फिर कर्सर को पॉइंटर में चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं। हाँ तो कर्सर दिख रहा है पॉइंटर क्या, में चेंज कंफर्म कर करो दीजिए, गाइस। दिख नहीं रहा। हाँ देख रहा हूँ। हाँ दिख रहा दिख रहा। ठीक है ठीक है। तो ये देखो, जैसे अभी मेरा कर्सर जहाँ पे है, ये सैटर्न 5 रॉकेट कहलाता है। तुम में से कई लोगों को आइडिया होगा कि ये कौन सा रॉकेट है, किसी को पता है क्या? तो बेसिकली दिस इज़ द रॉकेट विच हैज़ द लार्जेस्ट फैन बेस अराउंड द वर्ल्ड। इस रॉकेट के बारे में मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाऊँगा अभी, और मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इस रॉकेट के बारे में जो एग्जैक्टली हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रॉकेट दैट वाज एवर डेवलप्ड। दिस इज़ द मून रॉकेट बेसिकली। दिस रॉकेट टुक ह्यूमंस टू द मून। ये अपोलो प्रोग्राम में यूज रॉकेट था, जो कि हम लोग अपोलो प्रोग्राम के दौरान यूज़ किया गया था, अमेरिकन अपोलो प्रोग्राम। और दिस इज़ द एग्जैक्ट रॉकेट विच टुक ह्यूमंस टू द मून। और सबसे आई खास वाज बात ये, नेम सैटर्न मून पे जाने की। नहीं मतलब पता नहीं उन लोगों के, इसके क्रिएटर्स ने इसको ये नाम क्यों दिया, बट इन्होंने उसका नाम सैटर्न 5 दिया, एंड द प्रोग्राम वाज कॉल्ड अपोलो स्पेस प्रोग्राम। कुछ ना कुछ माइथोलॉजिकल मीनिंग होगी इसके पीछे। अपोलो का हो सकता है कुछ बेटी बेटा चाचा चाची होगा, सैटर्न। तुम लोगों को मतलब आइडिया है ना कि ये सारे के सारे ग्रीक गॉड्स हैं, उनका मतलब ऐसे चलता रहता है कुछ ना कुछ अजीब सा। वो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं ध्यान नहीं देता उस चीज़ के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर। हाँ तो मतलब सैटर्न 5 नाम था इस रॉकेट का। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर डेवलप्ड। वन ऑफ द नहीं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर डेवलप्ड, ठीक है। इससे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट आज तक एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड में। चाहे हम अभी जितने भी पावरफुल रॉकेट यूज़ करें, सैटर्न, ये फैल्कन हेवी, स्पेसएक्स के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। दे हैव डेवलप्ड ए रॉकेट कॉल्ड फैल्कन हेवी, बट स्टिल इट इजंट एज पावरफुल एज सैटर्न 5। सैटर्न 5 वाज बेसिकली मतलब रॉ पावर पूरी तरीके से। इट वाज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट, बट आल्सो द लीस्ट कॉस्ट एफिशिएंट रॉकेट। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वो था, कॉस्टली था गवर्नमेंट को, बट बिकॉज उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था तो नासा ने उसके लिए पे कर दिया था ऑब्वियसली। तो मैं बेसिकली क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो तुम देख रहे हो, इसमें तुम्हें फेयरिंग कहाँ पे दिख रही है? ये जो तुम इस चीज़ को देख रहे हो ना, ये जो सिल्वर पार्ट इसका दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द कमांड एंड क्या कहते हैं, सर्विस मॉड्यूल, CSM। एंड इसके नीचे ये जो तुम देख रहे हो वाइट वाला पार्ट, दिस इज एक्चुअली द फेयरिंग ऑफ दिस रॉकेट। और ये जो ऊपर में दिख रहा है विथ द कोन शेप पार्ट, इट्स द तुम्हारा क्या कहते हैं, क्रू मॉड्यूल।
इसमें एक्चुअली क्रूज जो 3 लोग थे वो बैठे थे. अपोलो प्रोग्राम बेसिकली कैरीड 3 पीपल्स एंड दे ऑल सैट ऑन दिस टॉप कोनिकल सेक्शन. इसको क्रू मॉड्यूल बोलते हैं. ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये फेयरिंग थी. इस फेयरिंग के अंदर तुम्हारा लेम था. लेम वाज द लूनर मॉड्यूल. तो अपोलो प्रोग्राम के बारे में मैं आगे तुमको बताऊंगा कि हाउ इट ऑपरेटेड एक्चुअली. ठीक है, तो देखो इसमें नीचे यहाँ पे फेयरिंग है. फिर इसके बाद इधर नीचे में तुम ये देख सकते हो फैल्कन हेवी है, अभी लेटेस्ट रॉकेट बाय स्पेसएक्स. इट इज़ करेंटली द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन एग्जिस्टेंस. इससे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट Saturn 5 हैज़ बीन मोर पावरफुल देन इट इज़ राइट नाउ. ठीक है, ये फैल्कन हैवी है, ये स्पेसएक्स का है. तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कि इसकी फेयरिंग किस तरीके की दिख रही है. ठीक है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं एटलस 5 है इसके साइड में. इसकी फेयरिंग काफ़ी बड़ी है. बेसिकली फेयरिंग का साइज़ तुम्हारा पेलोड के साइज़ पे डिपेंड करता है. द मोर द लार्जर योर पेलोड द लार्जर इज़ योर फेयरिंग. ठीक है, फिर उसके अलावा इधर देखो, ये जो है ये मर्क्यूरी रॉकेट है. मर्क्यूरी है नहीं, जेमिनी रॉकेट है. हाँ, जेमिनी रॉकेट. ओके, तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कि इट डजंट हैज़ ए फेयरिंग. और तुम लोगों को जान के आश्चर्य होगा दैट इट इज़ अ क्रूड स्पेस प्रोग्राम, क्रूड स्पेस रॉकेट. बेसिकली इट विल कैरी ए ह्यूमन. मार्क ग्लेन शायद एक एस्ट्रोनॉट थे जो कि सबसे पहले इस रॉकेट के अबॉर्ड स्पेस में गए थे. मतलब ये अमेरिकन रॉकेट है और शुरुआती दौर में अमेरिकन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के इसको यूज़ किया गया था. एंड दिस इवेंचुअली लेड टू द अपोलो प्रोग्राम एंड द Saturn 5 रॉकेट. ठीक है, तो इसमें जो एकदम तुम ऊपर में देख रहे हो ये जेमिनी मॉड्यूल है एंड इट कैरीज ए ह्यूमन. इट कैरीज ए सिंगल ह्यूमन बट स्टिल कैरीज ए ह्यूमन एंड इट डजंट हैज़ दिस पेलोड फेयरिंग. ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो कि जहाँ पे यूज़ होता है उस जगह पे हम लोग अटैच करते हैं, बट जहाँ पे यूज़ नहीं होता हम लोग उस जगह पे अवॉइड भी करते हैं फेयरिंग को, बिकॉज फेयरिंग टेंड्स टू ऐड तुम्हारा क्या कहते हैं अननेसेसरी कॉस्ट. एंड देन यू नो दैट फेयरिंग नीड्स टू बी डिप्लॉयड. सही, ये समझ रहे हो ना दैट तुम जब स्पेस में पहुंच जाओगे तो तुम्हें फेयरिंग को एक्चुअली में रॉकेट से अलग करना पड़ेगा. और वो हर एक पार्ट जिसमें तुम्हें कुछ करना पड़े समझो, वो मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है. ठीक है, बेसिकली अगर तुम्हारी फेयरिंग नहीं डिप्लॉय हुई तो क्या होगा, तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा सीधे सीधे. और ऐसी बात नहीं है कि ऐसा स्टूपिड सा मिस्टेक नहीं होता है. ऐसा स्टूपिड सा मिस्टेक 2-3 बार हो चुका है एक्चुअली. एक बार स्पेसएक्स ने एक अपना फ्लाइट ऊपर भेजी थी. वो कुछ सीक्रेट मिशन था, मिलिटरिस्टिक मिशन, एंड दे फेल्ड टू डिप्लॉय द फेयरिंग एंड द होल ऑफ द मिशन वाज अबॉर्टेड. बेसिकली नॉट अबॉर्टेड इवन, इट वाज जस्ट टर्मिनेटेड, लॉस्ट. ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या कहते हैं समटाइम्स दैट फेयरिंग में अगर कुछ तुम्हारा ये सब इम्परफेक्शंस, देन फेयरिंग कैन ऑल्सो कॉज कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शंस. अगर तुम्हारा फेयरिंग वीक है तो इट कैन कोलैप्स अपॉन योर पेलोड एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो जो भी पार्ट तुम्हें कुछ करने की वो मतलब तुम्हें जिस भी पार्ट के लिए कुछ करना पड़े, दैट इज बाउंड टू कॉज सम कॉम्प्लेक्सिटी टू योर मिशन, ऐड सम कॉम्प्लेक्सिटी टू योर मिशन. तो इस वजह से तुम जिस केसेस में अवॉइड कर सकते हो उसमें अवॉइड भी करते हो, जिस केसेस में तुम्हें यूज़ करना होता है उसमें यूज़ भी करते हो. उसके अलावा इधर तुम देख सकते हो दिस इज़ एटलस 3 रॉकेट. और इसकी जो फेयरिंग है इट एक्चुअली इनक्लोजेज द थर्ड स्टेज ऑफ द रॉकेट. मतलब ये खाली पेलोड को इनक्लोज नहीं करता, इट इनक्लोजेज द होल रॉकेट एंड रॉकेट मोटर एंड फ्यूल, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, व्हाट, ओह शिट, 1 आवर होने वाला है क्या? ओके, काफी लंबा लग रहा है चल रहा है. ठीक है, आई गेस प्रोग्राम्स स्किप कर देना अगर प्रोग्राम्स. हाँ हाँ ठीक है, ओके लेट्स स्किप प्रोग्राम. ठीक है, मैं ये सब चीज़ों को कल भी कंटिन्यू कर लूँगा मैं. तुम लोगों को अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा है? नहीं. बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट कवर्ड इन स्लाइड्स मुबशिर सारे चीजों को बहुत डिटेल में कवर कर चुका है आई गेस व्हेन ही इज गिविंग लेक्चर. सो आई गेस मतलब तुम आगे अगर तुम इफ यू स्क्रॉल थ्रू द स्लाइड्स तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द कांसेप्ट वैसे दिखेंगे जो कि मुबशिर इन एनी मतलब वन और द अदर वे ही हैज कवर्ड इन हिज इनिशियल पार्ट ऑफ द स्लाइड्स. हाँ वही मैंने कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया है, वो अभी मैं और भी फर्दर डिस्कस करूँगा, लेकिन चलो मान लो उसको कल डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा जल्दी रैप अप करता हूँ.
तो इसका फेयरिंग का मैकेनिक्स होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है कि कोई भी चीज़ है तो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करेगी, तो तुम किस तरीके से उसको डिज़ाइन करो कि वो तुम्हारे लॉज ऑफ फिजिक्स तुम्हारे अगेंस्ट ना एक्ट करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब तुम्हारा क्या कहता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर फेयरिंग टू योर मिशन? ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ, बट फॉर द फाइनल टाइम आई एम रिपीटिंग कि तुम्हारा एक तो लोअर एटमॉस्फेयर से तुम्हें प्रोटेक्ट करती है तुम्हारी फेयरिंग। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फेयरिंग का, लाइक इफ़ यू आर सेंडिंग मिशंस टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है, इफ़ यू आर सेंडिंग मिशंस टू मार्स, इफ़ यू आर सेंडिंग मिशंस टू जुपिटर, तो क्या है कि दोज प्लैनेट्स आर स्टेराइल, ठीक है। वहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लोग अदर लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर करें, एलियन लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर करें, बट अगर तुम उस प्लैनेट्स पे अर्थ के माइक्रोब्स, अर्थ के बैक्टीरियाज पहुँचा दो किसी तरीके से, then you don't know if they will thrive or they will die. And by chance if they thrive there, then you have a big problem. Basically क्या है कि you are contaminating the other solar क्या कहते हैं solar system objects, ठीक है। So basically fairing also protects against the biospheric contamination. तुमको पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में there are germs, there are microbes, there are things that are floating around, ठीक है। उन सबसे अपने पेलोड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तुम फेयरिंग का यूज़ करते हो, ताकि तुम्हारा पेलोड कंटामिनेट ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट तो ऑब्वियस है, ठीक है। दिस इज अ स्टेटमेंट बाय ईसा दैट समराइजेस व्हाई इज फेयरिंग यूज्ड बेसिकली, और किस तरीके से उससे जेटसन किया जाता है, ठीक है। देन आई विल गो अहेड। उसके अलावा फिर सेपरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मिशन, ठीक है। मतलब तुम्हें कई सारी चीज़ें सेपरेट करनी होती हैं रॉकेट में से, और ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा जो कि पकड़ के उसको अलग कर देगा, ठीक है। तुम्हारी जो सेपरेशन मैकेनिज्म्स होने चाहिए वो हमेशा ऑटोमेटेड होने चाहिए और रिमोटली ट्रिगरेबल होने चाहिए, ठीक है। तो देयर आर मेनी सेपरेशन मैकेनिज्म्स दैट आर फॉलोड, जैसे मैकेनिकल सेपरेशन पॉसिबल है और पायरोटेक्निक सेपरेशन पॉसिबल है। वाइडली यही दो सेपरेशन मैकेनिज्म है जो कि फॉलो होते हैं। तो मैकेनिकल सेपरेशन में क्या होता है कि देयर इज अ स्प्रिंग एंड इट इज़ अनलैश्ड इन सम वे, ठीक है। जैसे ही वो स्प्रिंग अनलैश होगा तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो तुम इस समय देख रहे हो दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड ए मोटराइज्ड लाइट बैंड। तो ये बेसिकली रॉकेट्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। इसमें तुम देख सकते हो कि इट हैज स्प्रिंग्स, यू सी दिस स्प्रिंग्स right here and here, and there are 4 springs I think in this. So these springs are lashed in some way to the lower part. मतलब basically क्या है कि it's like a hook, एक hook इन springs को पकड़ा रहता है, ठीक है, in their place. And the moment you trigger this motor, it has a motor right up here. So those hooks are unlatched from the springs, और वो springs तुरंत ही upper part को push करते हैं and impart it some kinetic energy, और तुम्हारा वो जो सेपरेशन है तुम सेपरेशन अचीव कर लेते हो। तो ये मैकेनिकल वे है तुम्हारे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने का। बट देयर आर आल्सो वेज दैट यू कैन यूज पायरोटेक्निक तरीके भी हैं अपने ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए। बेसिकली पायरोटेक्निक क्या होता है, पायरोटेक्निक्स आर आल्सो नोन एज एक्सप्लोजन्स, ठीक है, स्मॉल कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स। बेसिकली यू फिल a bolt with RDX and then insert a charge in that bolt. So at the moment you trigger this charge, the bolt explodes and the thing that is connected by the bolt is क्या कहते हैं, is free to move, ठीक है। So these are the internal structure of an explosive bolt actually. So it has an explosive here and this is a push rod and there are some springs. तो जैसे ही तुम explosive trigger करोगे push rod तुम्हारा free हो जाएंगे और तुम्हारा springs तुम्हारे उसको push कर देंगे, ठीक है। So there are 2 ways that you can push, mechanical और pyrotechnic. समझ में आ रहा है ना? Okay, so इसके अलावा सेपरेशन के कितने तरीके होते हैं, that is one thing. तो मैंने तुम्हें अभी जैसे डिस्कस किया, pyro separation bolts are one thing. They use chemical energy and are used on rockets such as Atlas 5, जो कि अभी मैं थोड़ा देर आजकल मैं डिस्कस करूँगा Atlas 5. What is Atlas 5 rocket? यहाँ पे तुम देख सकते हो, it's an activated pyrotechnic bolt. As soon as it's triggered, ये अपने आसपास के उसको भी डैमेज करता है, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा, एंड मोस्टली इट्स कंट्रोल्ड, बट यू डोंट एक्चुअली यूज पायरोटेक्निक बोल्ट्स व्हेन यू हैव सम वेरी क्रिटिकल पार्ट राइट बिसाइड दिस बोल्ट्स। समझ रहे हो ना? मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सप्लोजन है एंड यू नीड टू कंट्रोल इट, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रस्ट ट्रेल्स एक चीज़ है,
they use either electrical energy or mechanical energy, also sometimes mechanical energy to trigger, and it was used about Saturn V, जो कि अभी मैंने तुम्हें रॉकेट दिखाया था ना, the moon rocket, that's Saturn V, and you use it about that. So basically इसमें क्या है कि there is a piston and that piston is held back or is तुम्हारा क्या कहते हैं triggered by some form of electrical energy और तुम्हारा क्या कहते हैं compressed air या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है. तो basically ये तुम्हारा attached रहेंगे तुम्हारे object से, and they push against your object to be separated, and the object that you want to separate is separated. तो अभी रिसेंट में जो SpaceX नाम की कंपनी है वो भी ये यूज़ करना चालू कर चुकी है, thrust rails and this pneumatic pistons to separate its fairing. बेसिकली क्या बात है कि दे आर मोर रेजिलिएंट इन रॉकेटरी, क्योंकि जैसे पायरोटेक्निक बोल्ट्स है ना, तो पायरोटेक्निक बोल्ट्स कैन ओनली बी यूज्ड वंस, ठीक है. तो इफ़ यू यूज देम देन दे आर वो फेल, मतलब उसके उस पॉइंट के बाद वो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना. तो अगर तुम्हें कोई चीज़ भेजनी है विच यू नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर दैट इट हैज़ टू वर्क इन स्पेस, then you cannot test pyrotechnic bolt by testing pyrotechnic bolts, right? मतलब तुमने एक बार उनको टेस्ट कर लिया तो वो फट गए, अब वो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकते. तुम उस इक्विपमेंट को बार बार यूज़ नहीं कर सकते उसको टेस्ट करने के लिए, लाइक इट विल वर्क और नॉट एवरी टाइम. ईच पायरोटेक्निक बोल्ट दैट यू विल सेंड अप टू स्पेस इज अ न्यू पायरोटेक्निक बोल्ट एसेंशियली, ठीक है. तो इस वजह से तुम न्यूमेटिक पिस्टन्स वगैरह जैसी चीज़ें यूज़ करते हो जिसको तुम बार बार ट्रिगर करके देख सकते हो कि आखिर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. उसके अलावा फैंजिबल जॉइंट्स होते हैं, ये भी तुम्हारा एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं. बेसिकली दे यूज़ केमिकल एनर्जी. और ओरायन मल्टीपर्पज़ क्रू व्हीकल, MPCV इज़ मल्टीपर्पज़ क्रू व्हीकल, इस पर इसको यूज़ किया जाता है. ओरायन के बारे में अभी आगे चल के तुमको बताऊंगा, तो उसमें मैं और डिटेल में बताता हूँ. तो बेसिकली क्या है कि इसमें एक स्ट्रिप ऑफ चार्ज होती है, लाइक यू टेक RDX एंड देन शेप इट इनटू ए रॉड एंड देन यू टाई इट अराउंड योर वेयर यू वांट टू सेपरेट द रॉकेट, ठीक है. तो जैसे ही तुम RDX को ट्रिगर करते हो तो शॉक वेव्स जस्ट सर्कल अराउंड योर रॉकेट एंड सेपरेट्स योर रॉकेट, एसेंशियली ब्रेकिंग इट एट दैट पॉइंट, ठीक है. तो उसके अलावा वी क्लैम्प्स नाम की एक चीज़ होती है. वी क्लैम्प्स आर नॉर्मल मैकेनिकल एनर्जी सेपरेशन डिवाइसेस. लाइक अगर तुम्हारे पास रॉकेट है तो तुम खाली स्टेज कभी कभार सेपरेट नहीं करते, यू वांट टू सेपरेट ऑल ऑफ द पाइपिंग्स दैट आर कनेक्टेड फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज, या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं ये सब चीज़ें भी सेपरेट करनी होती हैं. तो सबके लिए तुम वी क्लैम्प्स यूज़ करते हो. Atlas 5 में इनको यूज़ किया गया था. बेसिकली इट्स ए क्लैम्प दैट्स मैकेनिकली हेल्ड टुगेदर बाय ए स्प्रिंग. जैसे ही तुम स्प्रिंग रिलीज करोगे वैसे ही ये क्लैम्प लूज हो जाएगा और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसको जाने देगा, ठीक है. सो दिस इज अ वीडियो जो कि फेयरिंग का मतलब और ज़्यादा ये चीज़ तुम लोग और डिटेल में देख लेना. ये वीडियो में तुम्हारा दिखाया कि व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्निक्स दैट पीपल आर यूजिंग. तो आजकल SpaceX के बारे में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं काफ़ी कुछ बात करूंगा पूरे सेशंस में SpaceX के बारे में और क्या नया इनोवेशन वो लोग कर रहे हैं एक्चुअली. तो SpaceX आर दीज डेज यूजिंग रिकवरेबल फेयरिंग्स. क्या है कि वो लोग अपने फेयरिंग्स को भी रिकवर कर रहे हैं. फेयरिंग्स आर सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मिशन दैट यू स्पेंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसर्च, स्पेंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन देम टू डेवलप देम, ठीक है. So if you save them, then you cut the cost of the mission significantly. Around $1 से $2 million तक के होते हैं फेयरिंग्स, समझ रहे हो, ऐसे वैसे नहीं होते. तो उनको अगर तुम रिकवर भी कर लेते हो तो इट्स अ गुड बेट. तो SpaceX अपने फेयरिंग्स को रिकवर करने लगा है आजकल. वो लोग क्या करते हैं कि दे सेंड ए बोट एंड दे ट्राई टू कैच द फेयरिंग दैट्स कमिंग डाउन यूजिंग ए पैराशूट, ठीक है. सो वो लोग एक्चुअली चाहते नहीं है कि उनके फेयरिंग सी वाटर में गिरे, क्योंकि सी वाटर कॉजेज सम डैमेज टू द मटेरियल. यू नो सी वाटर इज कोरोसिव, so it causes damage to the fairing material and it then makes the refurbishment of fairing difficult. तो इस वजह से वो लोग मिड एयर में कैच करने की कोशिश करते हैं फेयरिंग को. तो अभी मैं हिस्ट्री को स्किप कर रहा हूँ एंड आई थिंक विल गो टू मैं रॉकेट्स वाला इक्वेशंस वगैरह तो स्क्रीन शेयर कर सकता है, मतलब वो ऑफ कर दो मशीन में ऑफ कर दूं. ओके, लेट मी टर्न इट ऑफ. अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? बस एक ड्यूरेशन स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दो मुझे. ओके, मतलब मेरे लिए लेट मी, हाँ ऑन कर दिया. कोई भी ऐसा ऑन शेयर कर सकता है, लेकिन चलो नहीं ऑन. किसी को कोई इस बारे में डाउट है तो चलो बाद में अभी पूछ लेना. लेट अस कवर दिस पार्ट.
So screen visible है हाँ visible है तेरी screen. है ना? हाँ. So let's continue now. Till now you have covered a few parts of history, or like actually you must have got till now what is the motivation behind the rocket and all. So like why it's been used, and like basically what are the basic functions, and like how we are targeting each and every aspect. So I guess via rocket equation you could actually take out you could uh, via rocket equation you could get each and every aspect of the rocket launch, like how and at what time the staging should be done, what should be the efficiency, then propellant, what should be the fraction of propellant, the specific impulse, and many more. So let's see. So basically, we are going to study the rocket equations, and there are firstly some assumptions, like to go to a very realistic world. We don't go in very easy sense. So there are some assumptions at start. So let's see how it's proceeds. So firstly, we will assume something that is the ideality case. I will say why it's ideality at last. So this is the situation at time t equals to t. You have this rocket with the entire mass of rocket named as m, and dm is the propellant mass. Let's suppose dm is the mass for propellant, and rocket is moving with some velocity, say v, capital. Now, at your right hand side, at t plus dt time, you could see that as the propellant leave this rocket, so the rocket would surely, due to some impulse, which is created by the thrust force or the impulse created by the propellant, so it will gain some velocity, or it might be lose some velocity, we don't know. So just imagine it's like v plus delta v, and this rocket actually, after losing this propellant, the mass becomes m minus dm, and the propellant mass is like dm. So we are assuming that it is having some velocity at t plus dt time interval, and let's suppose it is v, capital V E. Okay. Note one thing, that m is the total mass of the rocket. Okay. Now, a few major considerations, like we always used to follow, and you could see it very clearly. Like firstly, the mass conservation, and secondly, momentum conservation. Anyways, you will see one thing, key momentum conservation actually is the birthway for the rocket equation, and the rocket equation vice versa implies the momentum conservation. So these two things are interrelated. Now, let's proceed and see what is so special in this conservation. So firstly, mass conservation. So mass conservation is actually while we will equate mass at t equals to t and t plus dt time, we will see that this equation is nothing but the universal identity. Why I'm calling it universal identity for the entire system? You can see it like but this m minus dm is the mass for the rocket at time t plus dt, and dm is the mass for the propellant at time t plus dt. So both sides are equal, and it is the trivial solution, and it would be a universal solution. So mass conservation is very well valid for rocket equations without any assumptions. Now, ah, now, uh, sorry. The second thing is momentum conservation. So at t plus t equals to t time, you could see that the momentum of the rocket was total mass of the rocket m times the velocity vector. Note one thing, there is a notation like within the square brackets. If I am writing something, it's represent the vectorial notation. Okay, to be very clear. And let this equation be equation number one. And at after some time interval t plus dt, but after dt interval,
and time t plus dt, you will observe the momentum to be. Any questions? Like, mute yourself, like if you're not speaking. Okay, so after t equals to t plus dt, the momentum equation changes to m minus dm times v plus dv. You could well relate it from this diagram on the right hand side. M minus dm times v plus dv. This delta v is dv for a short dt time interval, and minus times dm times v exhaust, or matlab, yeah, capital V matlab v exhaust. So via momentum conservation, we can equate the equation number 1 and 2. So we will do one thing very conveniently, and it's not any wrong assumption to make, or like it's not any wrong thing to do. Like, the entire 1 and 2 equation are vectorial equation, and we actually we are very much interested in the numbers and not the vectorial matlab vectorial things, until and unless we are doing some trajectory kind of works and all. So we can ignore, matlab, we can convert this 3D type of equations to 1D without loss of generality, and like the equation number 1 and 2 can be equated. So till here, any issues? Yeah, the velocity of gas is V plus V because V is relative gas entity. Yeah, for the moment now, let it be VE. I will tell you what this VE is exactly. For some simplification, we need that. So yeah, for the later part, we had kept it. So for now, you can assume it. V is the velocity of exhaust now. Exhaust, total velocity of exhaust, and you can see it from matlab, I could tell you, like VE is nothing but the initial velocity at t equals to t, at which the propellant was there within the rocket, that is V, and it should be having some reductions or some additions, we don't know, so you can add some du type of velocity, and we will do that in our derivation in our later part. So till here, I guess there won't be any issue as such, because these Basically, were the ये basic पूरा momentum issues. conservation ही है. Okay, you have some initial Yeah. momentum at some time, and then you equate that momentum at some later time. ठीक है? तो Yeah. Just be careful about the signs and conventions and nothing. थोड़ा सा next time से हम लोग latex वगैरह में लिख देंगे चीज़ों को, तो तुमको थोड़ा और सही से दिखेगा. So now let's try to simplify this, and the left hand side is nothing but mv, and the right hand side become mv mdv plus dm times v plus dm times dv minus dm times v exhaust. So the thing is that dm times dv can be neglected very well, because like dm is very small and dv is very small for t equals to dt time interval. So like it can be ignored, and this MV terms are cancelled, and the resultant equation that we get is mdv plus dm times v minus dm times v escape equals to 0. So now after that, the thing that when people was telling, like v escape, so I have assumed that v escape is nothing but v plus V escape नहीं, V escape नहीं, V exhaust नहीं. exhaust, sorry. Yeah. V exhaust is nothing but some V velocity which was at t equals to t time interval, which was at t equals to t seconds, and it is same as that of rocket. And after that, let's suppose it has gained something extra additional velocity. Let it be V exhaust, small V exhaust, and not the capital V now. So this we can replace the V exhaust, capital V exhaust, with this V plus small V exhaust. There is small x missing here, so mind that. And like after one simplification step, you can easily get this equation, like mdv minus dm times v exhaust is equals to 0. So basically, the seventh equation that you are getting from here is most commonly known as basic rocket equation without any simplification in an idealistic case.
Now, why I am calling it No, idealistic assumptions? M is a function of हाँ, time, right? हाँ, M is a function of time, right? हम्म, This M, capital M. नहीं M is हाँ मतलब हाँ, M is capital M is function. M is function. हाँ, So note one thing, like V exhaust, that small V exhaust is nothing but is actually a negative term, and I am not writing it in a negative sense here because I have assumed in the previous slide that capital V exhaust is matlab, small v plus times this V exhaust. But you could see it very easily from the Newton laws. Like this could be this plus V exhaust. Matlab, this should be matlab negative in order to formulate it like first, second and third laws. So you could get this point. This V exhaust is nothing but the negative term is already embedded here. So according to sign convention. So I want to integrate to get some matlab important results like अच्छा, actually, V exhaust. just a second. तुम लोगों Yeah. को ये चीज समझ में आई ना कि VE was in the frame of was in R frame and V exhaust is actually in the frame of rocket. ये चीज क्लियर करो एक चीज तो मे बी तुम लोगों को थोड़ा सा डाउट हो. VE is the velocity of the exhaust in our frame and V exhaust is the velocity of exhaust. VEX is the velocity of exhaust in rocket stream which will be constant. ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा प्रोपेलेंट होता है वो कांस्टेंट रेट पे फ्लो आउट करता है, वो तुम्हारे इंजन पे डिपेंड करता है, इंजन पावर के ऊपर. ठीक है. But the velocity in this rocket, our frame, that would vary. Exhaust velocity in our frame would vary because the velocity of rocket is varying. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस चीज के ऊपर? पूछ लेना because like हाँ, the प्लीज क्लियरली पूछ लेना. फ्रेम basic part ट्रांसफॉर्मेशन of हो the रहा है यहाँ पे. derivation is there. Okay. Continue Sunny. So we can solve this equation further. This equation that we get, like equation number 7, we can solve it further. Like we could integrate dv and uh, take this m terms here. So 1 by m dm. So note that limit could be matlab, matlab you had seen that previous diagram that we had we started with, like the limits would be from t equals to 0 and t equals to t plus t equals to t to t plus dt time interval. The limits of velocity varies from v to v plus delta v for the rocket. So it's the limits in left hand side, and m naught to mf. Let's suppose m naught is the initial mass and mf is the final mass. So this would be the limit at the right hand side, and v exhaust, the small v exhaust is some constant. And why I am taking it as a constant? Are you having any arguments here, like why I have taken it as constant? मतलब मैंने वही जो अभी तुम लोगों को बताया, why it's taken as constant, क्योंकि जो तुम्हारा इंजन होगा वो एक पर्टिकुलर पावर पे ऑपरेट करता है and it pumps a particular amount of fuel at particular velocity. तो इंजन के साथ वैरी करती है. So yeah, well, so matlab after integrating this equation number 8, you could get this delta v equals to v exhaust times ln m naught by mf, and this is believe me, this is also one of the core equation that you are going to use a lot. So this is one of the core equation, and I will tell you how it is actually useful. So continuing to that, like we can arrange this stuff. Note one thing, I have replaced this v small v exhaust into capital V exhaust, and what is the relation I have used? V small small v exhaust is equals to minus time v exhaust, that I have told you earlier as well. The minus sign is already embedded into it. So to clear all the confusion, I have taken this I had changed it such that sign convention don't make problem in further steps. So
continuing this, like we can get the mass final mass equals to initial mass exponential minus delta v by v exhaust. And like you could matlab, matlab, as you are familiar ki initial mass was nothing but the m, the total mass of the rocket, and for final mass it's nothing but m minus delta m. So you could replace these terms and arrange it to get this thing, this equation number 12. So anybody could tell me what this delta m represents here, and what is the actual significance in the rocket launch and matlab, any specific missions? Rocket mass is decreasing. That is correct. Sorry. When rocket is going up, fuel is ejecting, so total rocket mass is increasing. That is delta. Change in total rocket mass. So and it would be very clear, like as the propellant is matlab, ejected out, like the propellant is ejected out and the mass is gonna decrease as matlab, as it reach to the outer orbits and all. So basically I am asking what is the physical significance of this delta m, like we do we need to know this while we are preparing for some launch program or mission? Any argument? कोई तो बोल लो, मतलब think it like मतलब delta m is nothing but the मतलब like हाँ exactly. So propellant का mass है, तो like you मतलब you are inserting the propellant within मतलब within that rocket and preparing the entire rocket setup. So initially also you need to know ki how much amount of propellant, approximately how much amount of propellant you need to actually launch the rocket and actually matlab, to do the staging works and like matlab, similar aspects. So like you need to know ki how much amount of propellant needed to be loaded initially. So it gives an approximate idea, this because this is an ideal situation. So it gives an approximate idea ki how much propellant should be loaded such that it could achieve a particular mission or a particular orbit. And for matlab, for some visualization I could matlab, and one more thing, like what is this delta v, small delta v in equation number 9? Can anybody guess like how delta m जो फ्यूल हमने बर्न किया उससे जो वेलोसिटी में चेंज आया? हाँ, so like is it required when matlab we are actually preparing for a mission or launch? Like this delta v is anyways significant to us. Yeah, I think it is orbital velocity, 0 to orbital velocity. Not exactly orbital, I would say. इससे मतलब वो थ्रस्ट कितना मिल रहा है इससे वो हम एनालाइज कर सकते हैं ना शुरू में ही. You can you judge could the get the very acceleration. good approximate, but not from delta v. I guess you could get approximate of thrust from exhaust velocity. Exhaust velocity, like thrust तुम्हारा propellant के वजह से आएगा, right? Propellant की वजह से आएगा. So the major contribution would be for V exhaust to examine those thrust and all. So delta V का majorly क्या काम है? मतलब like हाँ मतलब एक किसी ने बोला था कि ऑर्बिटल स्पीड्स मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह हमें पता होंगी तो हम मिशन डिटरमाइन कर पाएंगे कि लाइक टू रीच पर्टिकुलर देखो when you are launching the rocket, right? So it is having some velocity, let's suppose matlab I guess matlab let's suppose it is something v0 and after matlab and let's suppose if you are launching the rocket and you want to achieve a certain orbit or something like you want to land to Mars, so you need an initial approximate measures of the fuel,
like what fraction of fuel should be loaded, and like what matlab what other matlab what fraction of fuel should what fraction of mass should be fuel, and what fraction of mass should be the rocket engine, and like this, because we want in any way ki our rocket won't have any extra masses and all, in order to make the mission very matlab not deviate matlab it should not deviate into complexities and all. So we want our mission to be very matlab realistic, and like it won't have any obstructions in mid. So we need to have an initial guess ki like what should be the mass fraction for payload, or the what mass fraction for engine, mass fraction for this propellant. So this delta V and delta M are really very significant parameters. Okay, Sunny, it's So 5:30. We need to wrap up. matlab just a second. Yes. I could take matlab 10 minutes. Okay, okay. Are you all comfortable? किसी को भी कोई Yeah. problem हो तो कोई दिक्कत नहीं. हाँ बता देना है ना, like any class. So from a few of the questions from our side, like anybody can unmute yourself and tell us. So one by one, I guess matlab all of you should try these things. Like matlab you should interact. So first question is like, did you find where was the thrust force in the entire derivation, and what parameters is it dependent on? In the entire derivations, like till here I have written 12 equations. Do you matlab did you find where was the thrust force? V exhaust. V exhaust is not a force. M dV by dt. The static Derivative, right hand side term is the thrust force, maybe. M dV by dt. Yeah. So basically, m dv by dt is the thrust force, and not actually the entire thrust force. So can anybody tell why not actually the entire thrust force? वो Why मास जो I'm कम not हो रहा giving है the उसका entire भी इफेक्ट लेना पड़ेगा. Yeah. Plus रॉकेट पे वो और भी फोर्सेस लगती हैं, बट वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होता है, राइट? Track forces. Like gravitational forces after achieving some matlab some orbit or something like that. So they are the forces, but it's not significant at the lower level. So it's not entirely the thrust, but for the ideal assumption, we assume this mdv by dt is nothing but the thrust. So here comes the word called idealistic situations. So it's clear, right? And the parameters are very clear. V exhaust and dm by dt, the changing mass and the exhaust velocity. And implicitly, this changing mass and exhaust velocity are dependent on several parameters. So the second question is, what is the domain for the equation that you have derived to be used? Is it always valid? This 12th equation or something like that. Yeah, just talk about this 12th equation. Like, is it always valid in each and every scenario? Anybody? We neglected the Adrian and the gravity. Exactly. Also हम staging के time का mass reduction भी count नहीं कर रहे हैं. Exactly. So these two are the things rightly pointed out. Plus वो force के contribution जो कि minor है, but at after certain level they become very significant. So we need to see that things as well. But we are not considering here an idealistic scenario. And so again comes the word ideal. So these are the things which are giving it word ideal.
And matlab, I would emphasize one thing ki try to take some data from previous space missions, like what is the particular delta V, what was the propellant needed, something like that, and you could see this equation would give some deviations. You must try this. एक्चुअली एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँ तो एक और लिमिटेशन है रियल वर्ल्ड में कि जो रॉकेट एग्जॉस्ट होता है ना, वो हम लोग परमानेंटली एक पर्टिकुलर एग्जॉस्ट वेलोसिटी पे ऑपरेट नहीं करते. वी एक्चुअली चेंज द एग्जॉस्ट वेलोसिटी ओवर टाइम पूरे लॉन्च के दौरान. मतलब शुरुआत में हम लोग कम रखते हैं एंड देन वी अप इंक्रीज द एग्जॉस्ट वेलोसिटी बाय इंक्रीजिंग द पावर टू द इंजन एंड देन उसके बाद वापस से डिक्रीज करते हैं थोड़ा समय के बाद. बेसिकली हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि लोअर एटमॉस्फेयर से हमारा रॉकेट कम से कम स्पीड गेन करके निकल जाए, ताकि कम से कम हम लोग अपना प्रोपेलेंट को एयर के अगेंस्ट एयर ड्रैग में वेस्ट करें. समझ रहे हो ये चीज़? So the third question, like मतलब ये मैंने डिस्कस पहले भी कर लिया कि like how much is the propellant required to be loaded in the idealistic domain. So you can get very easily from this 12th equation, right? If you have an estimate of what should be your delta V and what should be your V exhaust. Clear? Delta M. Huh. So like matlab did anybody think about like can we implement general relativity in this idealistic model? Equations becomes more complex. Actually matlab till now there is no rocket I guess matlab correct me if I'm wrong matlab as far I read which actually implement on the relativistic models. जनरल रिलेटिविटी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है. स्पेशल रिलेटिविटी की बात होनी चाहिए थी, और स्पेशल रिलेटिविटी भी हमारे कोई रॉकेट मतलब इतने ज़्यादा स्पीड में नहीं जाते कि फॉलो कर सके. Very minuscule speeds. हाँ. So एक ऐसा प्रोब है विच इज़ वेरी गोइंग वेरी फास्ट. पार्कर सोलर प्रोब के बारे में तुम लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा. ये अभी बहुत रिसेंटली लॉन्च्ड सोलर प्रोब है विच अचीव द ब्रोक द क्या कहते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड फॉर द स्पेस प्रोब विद हैविंग द हाईएस्ट वेलोसिटी. तो बट इट्स I guess वो भी कुछ लाइट की स्पीड का 0.001% पे ही चल रहा है इस समय. So मतलब ये relativity वाली जो models है ना मतलब actually अभी तक तो implement नहीं होते हैं, but still you could do some derivations out of there. So I guess we would implement one question on your assignment, and I guess you must try it out. And so anybody could guess the specific impulse to this idealistic derivation, and what does this specific impulse actually mean in the physical significance? From this 12 equation, what is the specific impulse? Like you could guess now, matlab what is impulse and how is it created here? कोई भी बोल लो. वैसे आई वाज थिंकिंग कि इन लोगों के लिए थोड़ा सा रिसर्च के लिए छोड़ देते हैं इसको, कल और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे सनी. Okay, fine. बेटर रहेगा. हाँ, Specific impulse पे एक बार देखना and like और तुम लोग थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लेना, व्हाट इज स्पेसिफिक इंपल्स, एंड वी विल कवर इट अप टुमारो. how is it used and all. ठीक है, वो एक बार चेक कर लेना तुम लोग. And अगर तुम्हें ठीक है तुम रिसर्च कर लेना. प्लस वन थिंग कि इसमें भी मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर कर ली थी इसकी. So तुम इस you can go through it as well. And basically efficiency determinations के लिए बहुत जरूरी. Okay. And if you have any questions, so welcome. हाँ बेसिकली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँगा.